नमस्कार मित्रों, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग अपने अध्ययन अध्यापन कार्य को निरंतर जारी किए हैं और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हम तक बखूबी पहुंच भी रही हैं और इसी कड़ी में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने देखा मनोविश्लेषण संप्रदाय के बारे में और उसे अध्ययन की सुविधा अनुसार मैंने देखा अध्ययन की सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। तो याद रखिएगा, हम लोग जिस महत्वपूर्ण विषय को याद करेंगे, पढ़ेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, वो है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। क्या है? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। और याद रखिएगा, इस संप्रदाय का जो जनक माना जाता है, पिछले क्लास में बताया भी गया, जो जनक माना जाता है वह जनक माना जाता है सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। किसे माना गया? तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी प्रमुख बातें अगर देखा जाए तो जो सिगमंड फ्रायड थे, ये क्या थे? ये मूलतः चिकित्सक थे। क्या थे? ये चिकित्सक थे। अभी बाद में ये चिकित्सक से अर्थात एक डॉक्टर से कैसे मनोचिकित्सक होते हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मनोचिकित्सक था। तो याद रखिएगा, जो मनोचिकित्सक था किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, मनोचिकित्सक जो कहा गया है वो सिगमंड फ्रायड को कहा गया है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब जब ये प्राथमिक तौर पर क्या थे? एक चिकित्सक थे, अर्थात एक डॉक्टर थे। और डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है? मरीजों का इलाज किया जाता है। एक चिकित्सक के द्वारा क्या किया जाता है? तो मरीजों का उपचार किया जाता है। इसी क्रम में इनके पास अर्थात इनकी क्लिनिक पर, अर्थात ये डॉक्टर थे तो इनकी क्लिनिक पर एक व्यक्ति आया जो क्या था? पागल था। क्या था? पागल था। अर्थात यूं कहा जाए कि जो चिकित्सक थे उनके पास एक पागल क्या आया? व्यक्ति आया और उसके पागलपन का इलाज करना था। क्या करना था? पागलपन का इलाज करना था। और इलाज के दौरान सिगमंड फ्रायड ने इस व्यक्ति से पूछा कि आप पागल हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हूं, बल्कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मतलब ये बात याद रखिएगा कि इस व्यक्ति ने कहा कि जो मेरा दिमाग है, मेरा मस्तिष्क खराब है। एक पागल व्यक्ति ने कहा कि मेरा मस्तिष्क क्या है? खराब है। अब सिगमंड फ्रायड सोच में पड़ गए। एक चिंतन का विषय बना कि क्या जो व्यक्ति पागल होता है, क्या उसका मस्तिष्क कार्य करता है या नहीं करता है? क्योंकि जो पागल व्यक्ति है, कहा जाता है कि पागल व्यक्ति का ना सोचने की शक्ति होती है, ना समझने की शक्ति होती है, ना चिंतन करने की शक्ति होती है। यही तो कहा जाता है। लेकिन उस पागल व्यक्ति ने कहा कि मेरा मस्तिष्क खराब है, मेरा दिमाग खराब है। अर्थात जो ये स्टेटमेंट, जो ये पागल व्यक्ति के द्वारा एक कथन कहा गया, इसी कथन के आधार पर सिगमंड फ्रायड चिंतन करने लगते हैं। और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का ये क्या है, व्यक्ति का जो ये मस्तिष्क है,
व्यक्ति का जो ये मस्तिष्क है, इसी मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन कहा जाता है। इटली की भाषा में या इटालियन भाषा में मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? मन कहा जाता है। इसीलिए याद करिएगा, जब हम सेकंड विज्ञान पढ़ रहे थे, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, और यह मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान रहा वो इटालियन देश की देन, अर्थात उसका उद्भव जो माना जाता है वो इटली देश से माना जाता है। इसीलिए यहां पर इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का मस्तिष्क है अर्थात मन, और इन्होंने कहा कि मन के स्वरूप कितने हैं? मन के कितने स्वरूप हैं? तो 3 स्वरूप। इन्होंने कहा कि मन के 3 स्वरूप होते हैं, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, और इसके साथ साथ इन्होंने बताया क्या? चेतन मन। क्या बताया? चेतन मन बताया। अब चेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, यह मन के प्रकार बतलाए गए। क्या बताए गए? मन के प्रकार बतलाए गए। क्या बताए गए? मन के प्रकार बतलाए गए। तो याद रखिएगा, क्या बताया गया? मन का प्रकार बताया गया। और सिगमंड फ्रायड ने यह भी बताया कि व्यक्ति अचेतन मन में कितना % होता है? तो 90% होता है। कितने % होता है? तो याद रखिएगा 90% होता है। जबकि चेतन मन कितने % होता है? तब सिगमंड फ्रायड ने कहा कि केवल व्यक्ति जो चेतना मन में रहता है वह केवल और केवल 10% रहता है। कितना रहता है? तो याद रखिएगा, व्यक्ति चेतन मन में 10% रहता है और 90% कहां पर रहता है? अचेतन मन में रहता है। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन कर रहे थे मानसिक संरचना का सिद्धांत। क्या कर रहे थे अध्ययन? इसके पहले वाली क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे, प्रारंभ किए थे, और कुछ चर्चा भी हुई थी मन मस्तिष्क के मनोविश्लेषण संप्रदाय के अंतर्गत मानसिक संरचना का सिद्धांत। क्या था? मानसिक संरचना का सिद्धांत। मानसिक संरचना का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का जो जनक माना जाता है, तो याद रखिएगा जो जनक माना जाता है वो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। और दूसरी प्रमुख बातें याद करिएगा कि आपको आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल बताया गया था। एक हम फिगर से कुछ इस तरह से डिनोट करके समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। ये अब यहां पर क्या है? अचेतन मन है। क्या है? अचेतन मन। ये आपका बिंदु क्या है? ये आपका बिंदु अर्धचेतन मन है। अर्धचेतन मन। और ये बिंदु जो आपका है ये क्या है? आपका चेतन मन। और इस पूरी संरचना को कौन सा मॉडल बताया गया था? बताइए। और इधर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसे कहा गया इड। क्या कहा गया? इड। इसे कहा गया ईगो, और इसे कहा गया क्या? सुपर ईगो। क्या कहा गया? सुपर ईगो। अर्थात इस इड को कहा जाता है इड, या इसी को कहा जाता है इदम। क्या कहा जाता है? इड को ही कहा जाता है क्या? इदम कहा जाता है। ईगो को कहा गया अहम कहा जाता है, और सुपर ईगो को कहा जाता है पराहम। अब यहां से एक बेसिक क्वेश्चन, चेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, इसे कहा जाता है क्या? मन के प्रकार। क्या कहा गया? मन के प्रकार कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए सिगमंड फ्रायड ने मन की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं, तो याद रखिएगा कि मन की 3 अवस्थाएं बतलाई हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। जबकि इड, ईगो, सुपर ईगो ये है क्या? तो याद रखिएगा यह है व्यक्तित्व के प्रकार।
क्या है? व्यक्तित्व के प्रकार। ये बात आपको याद रखना होगा। क्या है? व्यक्तित्व के प्रकार। और यही ये दोनों क्या करता है? इन दोनों में मतलब सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करता है। अब अगर हम एक एक का अध्ययन करें तो इड क्या है? इड के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो याद रखिएगा इड कैसा होता है? इड कैसा होता है बताइए? जन्मजात होता है, अर्जित होता है, या दोनों का मिश्रण होता है? फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो याद रखिएगा अगर हम इस पूरे ग्राफ को हम डिफाइन करते हैं तो याद रखिएगा यहां पर अगर हम ऐसे ग्राफ बना ले इड, यहां का ग्राफ होगा ईगो, और फिर इधर हम बना लें सुपर ईगो। क्या होगा? सुपर ईगो। एस ईगो है मतलब सुपर ईगो है। अब इड के बारे में याद रखिएगा एक प्रश्न यहीं से अगर आप समझिए, इड का संबंध प्रश्न पूछा जाता है, इड का संबंध किस मन से होता है? तो याद रखिएगा जो इड का संबंध होता है वह अचेतन मन से होता है। किससे होता है? अचेतन मन से होता है। जबकि ईगो का संबंध किस मन से होता है? तो याद रखिएगा ईगो का संबंध अर्ध चेतन मन से होता है। जबकि सुपर ईगो का जो संबंध होता है वह चेतन मन से होता है। किस मन से होता है? चेतन मन से होता है। अब यहां पर अगर हम इड की बात करें तो याद रखिएगा इड कैसा होता है? तो यह जन्मजात पाया जाता है या जन्मजात होता है, अर्थात जन्मजात होता है। इड की जो भावना होती है वह बच्चों में जन्म से विद्यमान होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों में निम्नलिखित में से बच्चों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो बच्चों के जन्म के समय पाया जाता वो इड पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे क्या होते हैं? जिद्दी स्वभाव के होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे जिद्दी स्वभाव के होते हैं। और वो क्या करते हैं? अपने दो भाई बहनों के बीच अगर आप देखें, आप आसपास अपने घर के बच्चों को अगर आप देखें तो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह क्या करते हैं? बलपूर्वक प्रयोग करते हैं। मतलब जितनी उनकी सामर्थ्य शक्ति होती है उतना बल का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात यह क्या कहता है? इड कहता है जो जन्मजात होता है। इड क्या है? जन्मजात होता है। और जन्मजात होने के साथ साथ यह कैसा होता है? सुखवादी होता है। कैसा होता है दोस्तों? सुखवादी होता है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किसे सुखवादी सिद्धांत की संज्ञा दी गई है? तो इड को ही सुखवादी सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया सुखवादी संज्ञा। अब यदि बताइए आप, यदि कोई भी बालक सुख की इच्छा करता हो लेकिन कर्म ना करना चाहे तो क्या सुख उसे प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। कि हम सामान्य साधारण शब्दों में अगर देखें, लेकिन जब किसी बालक के पास हिंसक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, इस सुखवादी सिद्धांत के अनुसार क्या होता? बच्चा काम करना नहीं चाहता फिर भी सुख की अपेक्षा करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो स्वभाव होगा वह हिंसक प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा? हिंसक प्रवृत्ति का होगा। अर्थात जैसे अगर आप देखते हैं समाज में जितने साइबर सेल पर आधारित या साइबर क्राइम आधार होते हैं, तो वो उनको चाहिए क्या? लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, पर लग्जरी जीवन के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन वो कठिन परिश्रम नहीं करते, बल्कि कैसा कार्य करते हैं? वो हिंसक प्रवृत्ति वाला काम करते, अपराधिक प्रवृत्ति। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि आपराधिक प्रवृत्ति का द्योतक है। तो आपराधिक जो प्रवृत्ति का संकेतक माना गया है वह किसे माना गया है? तो याद रखिएगा इड को माना गया है। चाहे उसे आपराधिक प्रवृत्ति कहा जाए, चाहे हिंसक प्रवृत्ति कहा जाए, या यहीं पर एक और नाम याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है राक्षसी प्रवृत्ति। क्या कहा जाता है? राक्षसी प्रवृत्ति। जन्मजात होता है,
सुखवादी सिद्धांत का अनुसरण करता है, हिंसक प्रवृत्ति का अनुपालन करता है, आपराधिक प्रवृत्ति का कार्य करता है या राक्षसी प्रवृत्ति का कार्य करता है। यह विशेषताएं किसकी है? तो यह विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी इड के बारे में। दूसरी बात, अगर हम थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार, तो कहा जाता है त्रिगुणी या कहा जाता है त्रैगुणी, कहा जाता है ना त्रैगुणी कितने हैं? तो याद रखिएगा त्रैगुणी कितने हैं? तो 3 हैं। कितने हैं? कहा जाता है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी तमोगुण को कहा जाता है, याद रखिएगा, इसी तमोगुण को कहा जाता है तामसिक गुण। क्या कहा जाता है? तामसिक गुण। राजसी गुण, रजोगुण को कहा गया है राजसी गुण। क्या कहा गया है? राजसी गुण। और सतोगुण को कहा गया है सात्विक गुण। क्या कहा गया है? सात्विक गुण कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा। अब आपके प्रश्न में एक दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी प्यारे विद्यार्थियों। आप ये जानने के उत्सुक होंगे, सर सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार त्रिगुणी का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता रही है, क्या उसकी प्रासंगिकता है, क्या औचित्य है? तो याद रखिएगा तामसिक गुण, राजसी गुण और सतोगुण, यही 3 गुण क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो है। क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो है। और अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से फ्रायड के, क्या ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें तामसिक गुण पाया जाएगा? तो याद रखिएगा तामसिक जो गुण पाया जाता है वह किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो यह तामसिक गुण जो पाया जाता है वह इड के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरी प्रमुख बात, इड का स्वामी माना जाता है। इड किस मन का स्वामी माना जाता है? तो याद रखिएगा इड का जो संबंध है या इसका स्वामी जो है उसे माना जाता है कौन सा मन? अचेतन मन। ये बात आपको याद रखिएगा। इड का संबंध किससे? अचेतन मन। और अचेतन मन का संबंध किससे है? इड से है। ऐसे कभी इनवर्स टाइप के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इड और अचेतन मन के अंदर, इड और अचेतन मन के अंदर जो संबंध पाया गया वह संबंध कैसा होता है? तो कैसा संबंध है? तो याद रखिएगा यह संबंध कैसा है? तो ये पॉजिटिव का संबंध है। अर्थात क्या कैसा संबंध है? सकारात्मक संबंध है, धनात्मक संबंध है। उसी प्रकार से ईगो और अर्धचेतन के बीच में जो संबंध पाया जाएगा वह भी पॉजिटिव है। और सुपर ईगो और चेतन के बीच में जो भी संबंध पाया जाएगा वह संबंध कैसा होता है? तो पॉजिटिव संबंध होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। ये बातें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, प्रश्न पूछ लेता है कि सुपर ईगो और चेतन के बीच का के मध्य पाया जाने वाला संबंध होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, इनमें से सभी होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। ऐसे बेसिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको, इस डायग्राम को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहीं से सारे प्रश्न आपके निकलते हैं। मन के प्रकार, चेतन मन, अर्धचेतन, अचेतन मन और व्यक्तित्व के प्रकारों की अगर संज्ञा दी जाए तो याद रखिएगा व्यक्तित्व के प्रकारों की संज्ञा में इड, ईगो, सुपर ईगो का भी नाम आता है। अब हम बात करते हैं ईगो की बात। किसकी बात करते हैं? ईगो की बात करते हैं, जिसको कहा जाता है क्या? अहम कहा गया है। इड को कहा जाता है क्या? तो याद रखिएगा इड को जो कहा गया है वो इदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इदम। अब देखिएगा इसका संबंध जन्मजात था। इसका संबंध कैसा था? जन्मजात था। जबकि अहम का जो संबंध है, जबकि अहम का जो संबंध है वह वास्तविक है। क्या है? वास्तविक।
जीवन से संबंधित है, मतलब जैसे को तैसा। ईगो कहता है, अहम कहता है फ्राइड के अनुसार कि जो जैसा व्यवहार करे उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आपके साथ सज्जनता का व्यवहार करे तो आपको उसका सम्मान कभी सज्जनता के साथ करना चाहिए। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति दुष्टता का व्यवहार करे तो उसका प्रत्युत्तर आपको दुष्टता के रूप में ही देना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपको समाज में बेहतर सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी आप सीखिए। यदि सम्मान की अभिलाषा मुझे है तो सम्मान हमें देना होगा, तब मुझे जाके कहीं सम्मान मिलेगा। तो ये वास्तविक जीवन से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पेपर था, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका संबंध वास्तविक जीवन से है? तो वास्तविक जीवन से जो संबंध है, किसका संबंध है? वो ईगो से है। किससे संबंध है? ईगो से है। और इसीलिए इसे कहा गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा गया सुखवादी सिद्धांत का अनुसरण, और इसे कहा जाता है वास्तविक जीवन का सिद्धांत। अब देखिएगा, वास्तविक जीवन का जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि मानव का व्यवहार परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। और ऐसी स्थिति में यदि गुण की बात करें, यदि ऐसी स्थिति में हम गुण की बात करें तो गुण कैसा होता है? तो यहाँ पर राजसी गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? राजसी गुण। जैसे राजसी गुण का मतलब है राजा, मान लेते हैं अगर हम, तो आप देखते हैं कि क्या राजा, एक राजा है, हम कल्पना करें हम लोग, तो राजा को, वास्तविक जो राजा, जो वंशानुक्रम पर आधारित, जो वंश परंपराओं पर आधारित राजा हुआ करते थे, उनसे हम लोग कभी मुखातिब नहीं हुए, लेकिन हम लोग कल्पना करें कि यदि राजा, कोई राजा हो, तो राजा क्या करता है? चोर, जो चोर होगा, जो उसके समाज में, उसके साम्राज्य में, उसके राज्य में चोरी करेगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। और जो ईमानदारी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करता है, क्या सबके साथ, चोर और ईमानदार के साथ क्या एक समान व्यवहार करता है? तो उत्तर आता है कि उसका व्यवहार कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। और परिवर्तनशील व्यवहार होने के कारण उसे राजसी गुण में क्या किया गया? उसे राजसी गुण में संज्ञा दी गई है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए ईगो का संबंध किससे पाया जाता है, तो पहले ही बता दिया गया है कि ईगो का संबंध किससे है? तो ईगो का संबंध क्या होता है? अर्धचेतन से होता है। किससे होता है? अर्धचेतन से पाया जाता है। अर्थात आंशिक रूप से वह अचेतन में होता है और आंशिक रूप से कहाँ होता है? चेतन मन में होता है। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है या कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है जो आंशिक रूप से चेतन और अचेतन में रहता है, तो याद रखिएगा किसे कहा गया है? तो ये बात आपको याद रखना होगा, उसे कहा गया है किसे? ईगो को कहा गया है। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुपर ईगो की। किसकी बात करते हैं? सुपर ईगो की बात करते हैं। और इस सुपर ईगो को कहा गया है पराहम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराहम कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा। इसका जो संबंध पाया जाता है किस मन से? तो याद रखिएगा, इसका जो संबंध है वह चेतन मन से है। किस मन से है? चेतन मन से है। ये बात आपको याद रखनी होगी। दूसरी प्रमुख बात, यह अगर इड की बात करें
तो जन्मजात ईगो की बात करें वास्तविक जीवन से संबंधित है, जबकि यह आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। किस जीवन से संबंधित है? आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। और इसीलिए आध्यात्मिक जीवन से संबंधित होने के नाते इसे आदर्श आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदर्श आत्मा का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। आदर्श आत्मा का सिद्धांत किसे दिया गया है या संज्ञा किसे प्रदान की गई? तो आदर्श आत्मा का जो सिद्धांत बताया गया वो पराहम अर्थात सुपर ईगो के बारे में बताया गया। इसके बाद यह मानव कल्याण की बात करता है। यह मानव कल्याण की बात करता है। मानव कल्याण की बात करता है, जिसके कारण बात करता है, जिसके कारण इसके अंतर्गत कौन सा गुण पाया जाता है? सात्विक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? तो सात्विक गुण पाया जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान देनी होगी। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, देखिए जितने भी आपको बिंदु यहां पर इड ईगो सुपर ईगो से दिखाई दे रहे हैं, सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए इड का संबंध है तो जन्मजात होता है। इड का संबंध सुखवादी सिद्धांत से है। इड का संबंध हिंसक प्रवृत्ति से है। इड का संबंध आपराधिक प्रवृत्ति से है। इड का संबंध राक्षसी प्रवृत्ति से है। और इड का संबंध तामसिक गुण से है। और इड का संबंध किससे है? अचेतन मन से है। किससे है? अचेतन मन से है। तो ये बिंदु जितने भी हैं ये सब आपके यूपी टेट का रामबाण है। यदि सिगमंड फ्रायड से प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में तो यहां से 1 नंबर आपको देके जाएगा। कितने नंबर देके जाएगा? 1 नंबर हर हाल में देके जाएगा। ये बात आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं ईगो के बारे में, जिसे कहा गया है अहम। जिसे क्या कहा गया है? अहम कहा गया है। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ईगो का संबंध है तो वास्तविक जीवन से, ईगो का संबंध है वास्तविक जीवन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ईगो का संबंध मानव का व्यवहार परिवर्तनशील है। ईगो का संबंध किससे पाया गया? तो राजसी गुण से पाया गया। और ईगो के अंदर किस प्रकार का मन पाया गया? तो अर्धचेतन या आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन में रहता है। तो ईगो रहता है या अहम रहता है। ठीक, इसके बाद अगर हम पराहम की बात कर ले, इसके बाद अगर हम पराहम की बात करें या सुपर ईगो की बात करें तो इसका संबंध पाया जाता है किस मन से? तो किसका संबंध पाया जाता है? चेतन मन से। और यही चेतन मन कितना % होता है? तो याद रखिएगा 10% होता है। या भाग में पूछ लिया जाए, या भाग में पूछ लिया जाए तो 1/10 भाग होता है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी परसेंटेज में पूछा जाता है तो कभी भाग में पूछा जाता है। परसेंटेज पूछेगा चेतन मन में व्यक्ति कितना % होता है तो 10%। और अगर भाग में पूछ ले कि मानव या मानव चेतन मन में कितना भाग होता है कुल मन का, तो आपको याद देना होगा, याद रखना होगा 1/10 भाग। पराहम का संबंध किससे है? आध्यात्मिक जीवन से। और इसी पराहम को कहा गया आदर्श आत्मा का सिद्धांत। पराहम का संबंध किससे है? मानव कल्याण के बारे में यह सोचता है। और पराहम में किस प्रकार का गुण पाया जाता है? तो सात्विक गुण पाया जाता है। ये कुछ प्रमुख बातें रही। और अचेतन मन में कितना % व्यक्ति रहता है? तो याद रखिएगा 90%। यदि भाग की बात करें तो याद रखिएगा 9/10 भाग। कितना %? 90%। और अगर भाग की बात करें, ये भाग की अगर बात करें तो 9/10 ये किस में होता है? प्रश्न पूछा गया है कि मानव कुल मन का कितना भाग चेतन मन में होता है? तो 1/10। और अगर अचेतन मन पूछ ले तो 9/10 होता है। यह प्रमुख बिंदु आपको याद करने वाला है। इसे एक एक शब्द में बताया गया, इसे आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके बारे में हम लोग कल आगे कुछ प्रमुख तथ्यों पर चर्चा करते हैं। मनोगतिकी का सिद्धांत अभी बचा हुआ है, इसके कुछ
प्रकार बचे हुए हैं। फिर अंत में हम लोग अध्ययन करेंगे मनोलैंगिक विकास, जो जहां से आपके प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। यदि आप 2 से 3 बार इस पूरे वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो ये वादा है कि यहाँ से यदि आपका प्रश्न आएगा तो एग्जाम में आपको संशय करने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आज तक के जितने भी क्लासेस मेरे द्वारा संचालित की गई हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से क्या करिएगा, प्रत्येक क्लास की वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, जो समझ में आएगा नोट करिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे आप लिंक में के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचाने का प्रयास करिए और हमारे द्वारा उसका समुचित निदान किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें।